अगर आप एक कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो कामयाब को तो फिलहाल रहने ही दें। सवाल तो ये है कि क्या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन भी सकते हैं, और अगर बन भी गए तो क्या जिंदा रह सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप एक फीमेल इन्फ्लुएंसर हो। आपको सना यूसुफ का कत्ल केस तो याद ही होगा। उससे ठीक 1 महीना पहले सना यूसुफ को पाकिस्तान से दूर कहीं मैक्सिको से किसी ने मौत का एक खूनी पैगाम दे दिया था। वो 17 साल की थी और ये 23 साल की एक इंतहाई खूबसूरत मैक्सिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अपनी मेहनत के दम पर बनाए हुए अपने ही इस ब्यूटी सैलून यानी ब्लॉसम में वो हर दिन की तरह आज भी इस सुबह का आगाज अपने टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम से करती है। उसका कैमरा ऑन था, फॉलोअर्स लाइव थे, लेकिन उसे एक पार्सल का इंतजार था जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब ये ऑर्डर क्या था, इसकी तफसील भी मैं आगे बताता हूँ। आखिरकार डिलीवरी राइडर आ गया था, लेकिन उसका पार्सल नहीं बल्कि उसकी दर्दनाक मौत लेकर। अपने 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के सामने अब वो बेबस सी दिखाई दे रही थी। ये राइडर मुंह पर मास्क पहने उसके ब्यूटी सैलून में घुस चुका था। उसने अपनी लाइव स्ट्रीम का माइक म्यूट कर दिया था, लेकिन उसके सर और सीने पर चलने वाली उन 3 गोलियों की आवाजों को अब उस पूरे ही इलाके ने सुन लिया था। वो कौन था जिसने ये कत्ल किया था, और वो कौन थी जो मकतूल बन चुकी थी? इन सब सवालों से बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इस पूरी दुनिया में ही औरतें महफूज नहीं रही? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को फेमिसाइड का नाम दिया, यानी औरतों से नफरत का एक खतरनाक किस्म का खूनी केस। ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा। आप लड़के हैं या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास अच्छी शक्लो सूरत है और खुदा ने आपको हुस्न से नवाजा है तो क्या आपको हासिद लोगों से डर नहीं लगता? क्योंकि ये कहानी देखने के बाद तो आपको खुद भी लगेगा कि कब कोई हासिद एक खूनी कातिल में बदल जाए, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। ये कहानी है वैलेरिया मार्क्वेज की, जो एक 23 साल मैक्सिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसकी खूबसूरती उसका डर नहीं बल्कि उसका कॉन्फिडेंस थी। इसी खूबसूरती के दम पर उसने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया और साल 2021 में मैक्सिको की मिस फेस ब्यूटी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन अगर आपको इस कहानी में थोड़ा सा पीछे लेकर चलें तो आपको अंदाजा होगा कि वैलेरिया को ये सब कुछ किसी प्लेट में रखकर नहीं मिला था। वो 14 फरवरी 2002 में वेस्टर्न मैक्सिको के एक शहर ग्वाडालाहारा में पैदा हुई थी। उसकी माँ काफी ज्यादा मेहनती थी, जबकि उसका बाप अक्सर घर से गायब रहता था। इसी वजह से वैलेरिया ने सोच लिया था कि अब उसे ही अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसने अपनी जहानत से रिवायती स्कूल यूनिफॉर्म्स को स्टाइलिश डिजाइनर ड्रेसेस की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाया। उस वक्त वो सिर्फ 18 साल की थी और ना सिर्फ अपने कटिंग और सिलाई के काम को ऑनलाइन दिखाती थी, बल्कि साथ साथ अपने टूटे हुए आईफोन से मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियोस भी बनाया करती थी। 13 मई 2025 के उस दिन मैक्सिको के ज़ैपोपन शहर में काफी ज्यादा गर्मी थी। जैसे कि मैंने बताया कि वैलेरिया अपने सोशल मीडिया पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी। उस दिन भी उसे एक पार्सल का इंतजार था। वो मैक्सिको की शदीद गर्मी में अपनी खूबसूरत स्किन को सूरज से बचाने के लिए डर्म एक्सीलेंस का 60+ SPF वाला सन बेस सन ब्लॉक इस्तेमाल करती थी, जो कि आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सिर्फ 1575 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, बाहर काफी ज्यादा धूप थी और उसे अपने इस ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार था, जो कि आप उसकी इस आखिरी लाइव स्ट्रीम वीडियो में भी देख सकते हैं। मगर यहाँ एक बात वाज़े रहे कि सना यूसुफ के केस की तरह वैलेरिया का कातिल उसका कोई पुराना आशिक नहीं था, बल्कि उसके कातिल को तो शायद उसका नाम तक नहीं पता था। उस दिन जब ये खतरनाक कातिल एक डिलीवरी राइडर बनकर अपने एक साथी के साथ उसके ब्यूटी सैलून पर पहुंचा तो वो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटा रहा था। वैलेरिया की लाइव स्ट्रीम के दौरान वो कहती है, तो क्या वो मुझे उठाने आया है जो अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा? जबकि इससे सिर्फ 30 सेकंड पहले ही वैलेरिया ने अपने किसी एक फॉलोअर का भेजा हुआ एक प्यारा सा स्टफ टॉय का गिफ्ट खोला था और उस वक्त वो इसी से खेल रही थी। लेकिन एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में बार बार दस्तक दे रहा था और इस मशकूक से डिलीवरी बॉय ने उसके डर को मजीद बढ़ा दिया था।
जब कोई भी लड़की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला करती है, उस वक्त उसके अंदर एक अलग ही जज्बा और जुर्रत होती है। ऐसे ही जब वैलेरिया के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद तेजी से बढ़ने लगी, उसके पास कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्स आना शुरू हो गए। वो तेजी से आगे बढ़ती रही, शोहरत और पैसा कमाती रही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका वो जज्बा एक अलग ही डर और इनसिक्योरिटी में बदलता जा रहा था। इसी बात का जिक्र वो अपने कई दोस्तों से करती, धोखे और फरेब की बातें करती, लेकिन अपनी ऑनलाइन दुनिया में वो हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती थी। उस आखिरी लाइव स्ट्रीम के दिन भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा खौफ। उसके ब्यूटी सैलून में बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था, लेकिन उस लाइव स्ट्रीम में उस म्यूजिक से ज्यादा साफ वैलेरिया की लरसती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। जब उसके सैलून के बाहर एक मोटरसाइकिल पर ये दो आदमी आए जो खुद को डिलीवरी बॉयज बता रहे थे, वैलेरिया की दोस्त समझी कि ये वही पार्सल देने आए हैं, लेकिन एक अजीब चीज वो फौरन अंदर आकर वैलेरिया को बताती है कि ये डिलीवरी बॉयज तो अपने फेस से मास्क ही नहीं हटा रहे। वैलेरिया कहती है, तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? और इतने में उनमें से एक शख्स उसके सैलून में घुस आता है। वैलेरिया भले ही उसे देखकर चौंक सी जाती है, लेकिन वो अपने लाइव स्ट्रीम पर कुछ भी अनहोनी सा नहीं दिखाना चाहती थी। वो बस उसे देख ही रही थी। इतने में वो शख्स उससे पूछता है, तू ही वैलेरिया है? वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, हाँ में सर हिलाती है। एक सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरे ही सेकंड में 3 गोलियां चलती हैं। वैलेरिया के सर पर, चेस्ट पर और पेट पर बहुत ही कम फासले से ये 3 गोलियां चलाई गई थी। वैलेरिया की लाइव स्ट्रीम का कैमरा बुरी तरह से हिलता रहा। उसके हाथ से वो स्टफ्ड टॉय कैमरे के सामने नीचे गिर गया था और वैलेरिया की आखिरी चीख भी माइक म्यूट होने की वजह से उसके फॉलोअर्स ना सुन सके। कुछ ही मिनट्स के बाद उसकी एक दोस्त और कोवर्कर बड़े ही इत्मीनान से उसकी लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कर देती है और यही दोस्त और उसके यही इत्मीनान वाले तासुरात आखिरकार उसी को सबसे पहले शक के दायरे में ले आते हैं। वहां दूसरी जानिब इमरजेंसी सर्विसेज फौरन मौका वारदात पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वैलेरिया के बचने का अब कोई भी चांस बाकी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने ये चीज काफी साफ थी कि ये कोई रैंडम मर्डर नहीं था, बल्कि एक वेल एग्जीक्यूटेड और प्लान्ड कत्ल था। फॉरेंसिक की जांच पड़ताल और मैक्सिकन पुलिस की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक शख्स का नाम सामने आता है, रिकार्डो रुइज वेलास्को, जिसे LWR भी कहते हैं। ये एक CJNG कार्टेल का हाई रैंकिंग गैंगस्टर था, जिसे एल ट्रिपा के नाम से भी जाना जाता था। ज़ैपोपन सिटी उसकी क्रिमिनल टेरिटरी में आता था और वैलेरिया उसी शहर में बैठकर अपने टिकटॉक अकाउंट से ओपनली स्ट्रीम किया करती थी। पुलिस के मुताबिक रिकार्डो ने पहले उसका नाम कंफर्म किया था और फिर गोली चलाई थी, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने उसको वैलेरिया की सुपारी दी थी। मगर ये सुपारी देने वाला था कौन? अक्टूबर 2024 से लेकर आज तक मैक्सिको की जलिस्को स्टेट ऐसे कत्ल की वारदातों में 6ठे नंबर पर आती है, जहां अब तक 906 कत्ल रजिस्टर हो चुके हैं। अब वैलेरिया का केस भी उन्हीं में से एक बन चुका था, जबकि उसे कत्ल करने वाला सस्पेक्ट अब भी मफरूर था। और वैसे वो पकड़ा भी कैसे जाता, क्योंकि वहां भी पाकिस्तान की ही तरह जंगल राज चलता है। पाकिस्तान की तरह ही मैक्सिको में भी औरतों पर तशद्दुद और उनका कत्ल एक आम मगर बहुत ही ज्यादा सीरियस मसला है। और ऐसे केसेस हमें रोजाना की बुनियाद पर याद दिलाते हैं कि हमारी सोसाइटी में औरतें कितनी ज्यादा गैर महफूज होती जा रही हैं। चाहे वो सना यूसुफ हो या वैलेरिया मार्कोस, हर एक ऐसे केस के पीछे मोटिव सिर्फ एक ही नजर आता है, और वो है फेमिसाइड, यानी औरतों से नफरत। तो सवाल अब आपसे है, एक औरत होना जुर्म है या खूबसूरती एक गुनाह है, जिसका खमियाजा आखिरकार एक औरत को ही बदतरीन मौत की सूरत में भुगतना पड़ता है। वैलेरिया की मौत के बाद तो जल्द ही उसके फैंस उसका नाम तक भूल गए, जल्द ही लोग सना यूसुफ को भी भूल जाएंगे। तो क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब उमर हयात और एल ट्रिपा जैसे नफ्सियातियों के लिए औरतों के साथ अपनी नफरत निकालने का एक जरिया बनते जा रहे हैं? आप क्या कहते हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।